परीक्षा हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2 वीडियो इंट्रोडक्शन का आ चुका है, आज ये तीसरा वीडियो। प्रयास करूंगा कि नियमित रूप से वीडियो दिया जाए। तो बिना कुछ बकवास की बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यदि आप इंट्रोडक्शन अर्थशास्त्र को नहीं समझते हैं तो फिर अर्थशास्त्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई फायदा नहीं। तो आइए, अर्थशास्त्र का क्यों जन्म हुआ? प्रकृति में इकोनॉमी का जन्म क्यों हुआ? आप अपने इर्द गिर्द कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देखोगे तो 2 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, एक राजनीति शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र। तो आज अर्थशास्त्र जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो अर्थशास्त्र कहाँ से आया? इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है। इसी इंट्रोडक्शन के क्रम में हम लोग एक बात होता है, दुर्लभता क्या, स्केर्स क्या, पहले भी हमने आपको समझाया था। दुर्लभता से अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें संसाधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम होती है। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, संसाधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम होती है। यानी बाजार की एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में जो लोग हैं वो किसी वस्तु को मांगते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह वस्तु की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो पर्याप्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं दुर्लभता की स्थिति। यानी यह संसाधन जो है दुर्लभ है, स्केर्स। तो एक एक बातों को ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ लिखा है कि दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें संसाधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम होती है। यानी जो संसाधन का पूर्ति है, यानी जो संसाधन का सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इन पर भी हम लोग बात करेंगे, आगे एक सेपरेट चैप्टर है। लेकिन अभी आप तत्काल ये समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी चीज का बरसात के समय में धूप की मांग करते हैं, ठीक है, तो आप इसको आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि मांग है धूप सूर्य की, और प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है बारिश, यानी पूर्ति हो रहा है बारिश का। तो ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धूप की जो है स्थिति जो है दुर्लभ है। धूप को देखना, सूर्य को देखना इस दुर्लभ संसाधन है। तो दुर्लभता का तात्पर्य यह होता है, जब भी दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, तो ये हमेशा आप मानकर चले कि चॉइस की समस्या, चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य किसी भी चीज का चुनाव इसलिए करता है, चयन की समस्या इसलिए करता है क्योंकि 70% उसके इर्द गिर्द जो भी संसाधन है वो दुर्लभ की स्थिति में, और इसमें भी उसको चुनाव की स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि वो बेस्ट चाहता है, वो सबसे अच्छा चाहता है। तो अपने सीमित संसाधन से वो उन चीजों पर खर्च करना चाहता है कि जिससे कि उसको बेस्ट से बेस्ट मिले, जिस वजह से वो क्या करता है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है उसके सामने। तो 2 चीज, स्केर्स क्या है, स्केर्स होगा यदि स्कार्सिटी होगा तो चॉइस होगा, यदि स्कार्सिटी नहीं होगा तो चॉइस की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। हमारे पास संसाधन सीमित है, 1000 रुपया हमारे पास संसाधन सीमित है, दुर्लभ साधन है, पहले भी आपको समझाया था, जिस वजह से हमको चॉइस करने की समस्या उत्पन्न होती है। यदि हमारे पास यह संसाधन सीमित नहीं होता तो हम ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते और ये भी कर लेते। तो चलिए 2 शब्दों को समझने के बाद हम लोग अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इस समस्या से रूबरू फेस करना नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि यह समस्या उत्पन्न क्यों होती है। देखिए, सबसे पहला सवाल, आर्थिक समस्या क्या है? तो मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं, अब हम यहाँ पर अर्थशास्त्री के जैसा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक मनुष्य को आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्यों, या एक देश के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण? तो देखिए, एक मुल्क हो, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष हो, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है आवश्यकताएं असीमित होना और उस स्थिति में साधन सीमित होना। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि पांव उतना ही पसारो जितना चादर हो। तात्पर्य यह है कि जितनी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उतना ही वास्तविकता में आपको उसका यूज करना है। तात्पर्य ये कहना हम चाह रहे हैं कि संसाधन हमारे पास, आमदनी है 8 अन्नी, यानी हम कमाते हैं 8 आना और खर्च करने के बारे में सोचते हैं 1 रुपया। तो स्वाभाविक सा बात है आर्थिक समस्या से हम लोग
हमेशा रूबरू होंगे, हमेशा उस चीज को हम लोग फेस करेंगे, हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम लोग गुजरेंगे। कोई भी देश आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के पीछे का कारण ये है आवश्यकताएं असीमित होना। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग एरर है, इस स्पेलिंग को आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। अब जो लिखा हुआ है उन चीजों को समझते हैं। आर्थिक समस्या जिसे कभी कभी बुनियादी या केंद्रीय समस्या भी कहा जाता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। आवश्यकता असीमित है, किसी भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित है। यदि आवश्यकताएं सीमित होती तो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती ही नहीं। फिर सवाल, आवश्यकताएं असीमित का मतलब क्या? उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं रहता है, हमें मोबाइल मिलती है, मोबाइल मिलने के बाद डेटा पैक मिलने के बाद मोबाइल का एक अच्छा कवर, मोबाइल का एक अच्छा कवर मिलने के बाद अन्य कई प्रकार से हम लोग घेरे हुए रहते, अपनी आवश्यकताओं को इतना ज्यादा सीमित कर देते हैं। और जो हमारे पास पैसा है वो तो सीमित है और रातों रात बढ़ तो नहीं सकता है, जिस वजह से हमें आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। क्योंकि स्वाभाविक सा बात है, एक वर्ड लिखा है, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं। कोई भी मनुष्य, कोई भी मुल्क ये कभी नहीं बोल सकता है कि उसके पास साधन सीमित है और इस साधन सीमित से असीमित आवश्यकता की पूर्ति संभव, ऐसा नहीं है। सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, जिस वजह से हम लोग के सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। उम्मीद करता हूं कि आप आर्थिक समस्या को समझ चुके होंगे और अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के और भी कारण हैं, जैसे सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित या दुर्लभ साधन का मतलब, यहाँ पर कुछ गलती है, उन गलतियों के एरर को सुधारने का प्रयास किया गया, आप देख लो। सीमित या दुर्लभ साधन का मतलब अभी तुरंत हमने आपको बताया, दुर्लभ साधन जिसका मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन उसके रिस्पेक्ट में उसका पूर्ति बहुत कम हो, ऐसे साधन को दुर्लभ साधन कहते हैं। जैसे धन एक प्रकार का दुर्लभ साधन, चाहता सब है, मांग सब करता है लेकिन मिलता बहुत कम हुआ है, अर्थात जो धन है वो एक प्रकार का दुर्लभ साधन है। तो दुर्लभ साधन या सीमित साधन के वजह से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। असीमित आवश्यकता क्या है? अनलिमिटेड वांट्स क्या है? मनुष्य की आवश्यकता, ये वर्ड एरर है, इसको सुधार लीजिए। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि हम मनुष्यों की आवश्यकताएं असीमित है। मनुष्य का ही मतलब है उसकी आवश्यकता असीमित होना। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। जब भी कोई मनुष्य किसी एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो उसके सामने दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यही वजह है कि हम लोगों के लाइफ में हमेशा आर्थिक समस्या, हमेशा आर्थिक समस्या उत्पन्न होते रहता है। तो इन चीजों को समझते हैं तो पहला चीज हम लोग समझे कि जो साधन है दुर्लभ है, दूसरा हम लोग समझे आवश्यकताएं सीमित है, और तीसरा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। देखिए इसको भी समझते हैं। एक वक्त था जब बिजली का उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ बल्ब जलाने के लिए करते थे, लेकिन आज आपने देख लीजिए बिजली का उपयोग, आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं बिजली के उपयोग के बिना ये संभव नहीं है। मोबाइल, उसके बाद आपके घर का फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा, यानी बिजली एक समय था, एक बिजली का एक समय उपयोग जो होता था वो सीमित होता था, लेकिन आज के दौर में जो बिजली का उपयोग वो हो गया असीमित। बहुत सारा बिजली का उपयोग होना स्टार्ट हो, जिस वजह से साधनों का वैकल्पिक प्रयोग के वजह से, ध्यान से समझने वाली बात है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग के वजह से, क्योंकि साधन तो सीमित है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक साधन है और उसका बहुत सारा यूजेज है, जिसको कहते हैं साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो सवाल उठता है, सर आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर का क्या मतलब होता है? तो स्वाभाविक सा बात है, हमारे सभी आवश्यकता एक जैसे नहीं है, इसलिए महत्व के आधार पर हमें अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी पड़ती है, जिससे कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब आप देखते होंगे आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, एक आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं है कि दूसरी आवश्यकता के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। तो इतनी स्पीड में यदि आवश्यकता बदलती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि संसाधन सीमित है, हमारे पास जो धन है वो सीमित है,
जो तब धन सीमित है, संसाधन सीमित है, तो स्वाभाविक सा बात है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर की वजह से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तुरंत दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के बारे में सोचने लगे, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आर्थिक क्रिया? अपने इर्द गिर्द आप देखते होंगे कि आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे उपभोग होता है, जैसे उत्पादन होता है, विनिमय होता है और निवेश होता है। उपभोग कंजप्शन, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय निवेश, इन सब चीजों को हम लोग ने पहले ही समझ चुका है। बिना समय बर्बादी की आगे बढ़ते हैं। विनिमय क्या है, एक्सचेंज क्या है? तो यहाँ पर लिखा है विनिमय एक्सचेंज में दो चीजें। विनिमय एक्सचेंज का पहला वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग। तो सवाल उठता है वस्तु कीमत निर्धारण क्या है? तो लिखा है इसका संबंध कि जैसे आप देखिए बहुत तरह तरह का मार्केट होता है, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार के अलग अलग रूप को, अलग अलग चीजों को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो क्या है ना कि बाजार जो है, मार्केट जो है कई टाइप का होता है। कई टाइप का कहने का मतलब क्या है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, जैसे एकाधिकार बाजार होता है, जैसे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। तो कई प्रकार का बाजार होता है। उस सब चीज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में चलेंगे। और अलग अलग बाजारों में जो कीमत का निर्धारण होता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं साधन कीमत निर्धारण क्या है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है। जैसे किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मार्केट के ऊपर, ठीक है, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब किन माध्यमों से, किन किन चीजों के बिना उत्पादन करना संभव नहीं है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, संगठन और इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। तो लैंड क्या है, आप लोग भली भांति समझ परिचित होंगे, भूमि, प्रकृति के द्वारा दिया गया अनमोल रत्न। श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल। पूंजी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लगता है कि सिर्फ पूंजी का मतलब धन है, ऐसा नहीं है। पूंजी का एक्चुअल मीनिंग होता है हर वह संसाधन जिसके मदद से आप किसी न किसी चीज का उत्पादन करते हो, यानी हर वह चीज कहीं ना कहीं आपके लिए क्या कहलाएगा, तो वह चीज पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तात्पर्य हमारा ये है कि हमारे लिए जिस हम टैब से बना रहे हैं वीडियो, तो हमारे लिए ये जो टैबलेट है, ये टैब भी एक्चुअल में क्या है, कैपिटल है। जिस हम पेन से लिख रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, कैपिटल है। लेबर जिस कोदाली से, कोदाली को लेकर के आपके घर आ रहा है, वो कोदाली भी कहीं ना कहीं एक कैपिटल है। यानी हर वह चीज जो कहीं ना कहीं किसी और के उत्पादन में शामिल होता है, हर वह चीज कहीं ना कहीं कैपिटल कहलाता है। तो टेलर के लिए एक्चुअल, जो दर्जी के लिए जो सीने वाला मशीन है, वो एक्चुअल उसके लिए क्या है, कैपिटल है, क्योंकि उसी की मदद से वो क्या करता है, उत्पादन करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ कोई संगठन है, और एनजीओ जैसे कुछ होते हैं। उन इंटरप्रेन्योर कहने का मतलब क्या, उद्यमिता कहने का मतलब क्या, वह व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है, कौशल है, कुछ नया करने का, कुछ यूनिक आइडियाज हो। जैसे हर वह व्यक्ति इंटरप्रेन्योर कहलाएगा जिसके पास यूनिक आइडियाज हो। एग्जाम्पल के रूप में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, जो बड़े बड़े आप कंपनी का नाम सुन रहे हो, ये सभी अपने आप में इंटरप्रेन्योरशिप है। बट चाय बेचना उद्यमिता की एक निशानी नहीं है, इस बात को आप थोड़ा गौर करेंगे। आज के समय में कुछ प्रचलन हो चुका है कि छोटा सा दुकान खोल लेना, मैगी चाउमीन का दुकान खोलना एक इंटरप्रेन्योरशिप का निशानी है, तो ऐसा नहीं है। इंटरप्रेन्योर का एक्चुअल मीनिंग होता है कुछ यूनिक आइडियाज के साथ कुछ काम करना, वह व्यक्ति एक्चुअल क्या कहलाता है, इंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो लैंड के बिना आप पढ़ लिख करके यदि एमबीए कर लेते हो, किसी कंपनी का सीईओ बन जाते हो, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेते हो, या आईटी कर लेते हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को इंटरप्रेन्योर, यदि आप किसी अपना बुद्धि लगा के कुछ नया बिजनेस बनाते हो, तो आप अपने आप को इंटरप्रेन्योर कह सकते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेन्योर। किसान भाई अपने आप में एक इंटरप्रेन्योर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए अर्थव्यवस्था। तो हम लोगों ने पहले ही समझ चुका है अर्थव्यवस्था का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो लिखा है अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे उत्पादन एक अर्थव्यवस्था का रूप है, उत्पादन करते हैं, आर्थिक क्रिया है।
उपभोग हम पहले ही आपको समझाए थे। इकोनॉमी का मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं वो क्या उत्पादन कर रहे हैं, किस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, किस चीज़ का विनिमय कर रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं, ये हर चीज़ उस चीज़ का, उस देश का क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहलाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वह है टॉपिक अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो चलिए मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं कि मैं अभी तक क्या क्या पढ़ाया हूँ। तो इतने सारे इंट्रोडक्शन में हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने परिचय समझा कि अर्थशास्त्र कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम लोग ने सीमित साधन, दुर्लभ साधन के बारे में अच्छा साथा क्लास किया। फिर अर्थशास्त्र क्या हम लोगों ने पढ़ा, अर्थशास्त्र के प्रति किस किस अर्थशास्त्री का क्या क्या वक्तव्य, क्या क्या ज्ञान है, फिर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या हम लोगों ने पढ़ा। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। उत्पादन का पढ़ा समझा, उपभोग समझा, विनिमय समझा, निवेश समझा। फिर दुर्लभ साधन से किस प्रकार से सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति होता है वो समझा। दुर्लभता का एक्चुअल मीनिंग क्या है, दुर्लभता है तो फिर चॉइस की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या का कारण क्या है, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण है क्या क्या है। उस चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक क्रिया, तो उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। फिर हम लोगों ने देखा वस्तु कीमत निर्धारण क्या होता है, साधन कीमत निर्धारण क्या होता है। इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत ही वीवीआई, इस चीज़ को आप याद कर लेना। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। ये वह चीज़ है, ये वह साधन है जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। बिना भूमि के कभी उत्पादन नहीं किया सकता है, लेबर के बिना नहीं होता, पूंजी के बिना नहीं हो सकता है, कैपिटल के बिना नहीं हो सकता, इंटरप्रेन्योर के बिना उत्पादन संभव नहीं है। फिर हम लोगों ने पहले भी अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या है, विश्व में अर्थव्यवस्था के प्रकार है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे ये अर्थव्यवस्था के प्रकार पर ही स्टार्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग शेयर करोगे, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओगे और हमको थोड़ा सा बल दोगे, जिससे कि हम आने वाले समय में और ईमानदारी से आपके लिए वीडियो ला सकेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।